Yeah, remember that when we talk about means in today's class we are going to talk about what? In today's class we are going to talk about critics on Wordsworth. There are some important critics, उन्होंने क्या क्या कहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमें। उनमें से सबसे पहला जो क्रिटिक है, एक क्रिटिक है स्विनबर्न। देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्रिटिक एंड द नेम ऑफ दैट क्रिटिक इज स्विनबर्न। The first one is Swinburne, Swinburne, Swinburne। जो स्विनबर्न क्रिटिक है, स्विनबर्न क्रिटिक ने उनके बारे में कहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। was the HIGH, high priest of nature। Wordsworth was the high priest of nature. It was said by whom? It was said by Swinburne। There is another critic, Marley, Marley। मार्ली ने कहा कि वर्ड्सवर्थ वाज द वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ वाज द वर्शिपर ऑफ नेचर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर स्विनबर्न का पूरा नाम एसी स्विनबर्न है ना? एसी स्विनबर्न है, एक प्री रैफेलिट मूवमेंट के पोएट है। स्विनबर्न जी का पूरा नाम एसी स्विनबर्न है और एक प्री रैफेलिट मूवमेंट एज के है। सो आई एम टेलिंग यू कि देयर इज अ क्रिटिक स्विनबर्न। स्विनबर्न ने कहा कि वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। मार्ली नाम की क्रिटिक है, उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ वाज द वर्शिपर ऑफ नेचर। एक तीसरे क्रिटिक है जो काफी फेमस है, टेनिसन। वो क्रिटिक क्या है तो पोएट, लेकिन उनका भी एक स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ को लेकर के। टेनिसन कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ uttered, UTTERD, uttered nothing base। वर्ड्सवर्थ ने कोई भी चीज जो है फालतू की नहीं, नथिंग बेस मतलब कुछ ऐसा चीज नहीं कहा है कि जो एक तरह से कहा जाए कि वह कोई मीनिंगलेस है, या आप कह सकते हैं कि मतलब कुल मिलाकर के उनके द्वारा जो भी कहा गया, वॉट एवर ही सेड, उसमें कोई आप चीज नेगेटिव पॉइंट नहीं पा सकते। नाउ द फोर्थ पॉइंट, शेली। शेली मीन्स पीबी शेली, जो वर्ड्सवर्थ के अगर देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी ही थे। पीबी शेली ने कहा है, क्या कहा है, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए वर्ड यूज किया है मॉरल यनक। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, EUNUCH, मॉरल यनक, उन्होंने उनके लिए वर्ड यूज किया हुआ मॉरल यनक। जॉन क्रो रैंसम ने कहा है, एक बहुत बड़े क्रिटिक है जॉन क्रो रैंसम, मॉडर्न एज के क्रिटिक है, न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक, जॉन क्रो रैंसम, RANSOM। उन्होंने क्या कहा है, जॉन क्रो रैंसम ने कहा है कि Wordsworth is one of the chief glories of English, not, he said कि Wordsworth is one of the giants of English poetry। Wordsworth is one of the giants of English poetry, one of the giants of English poetry, GIANTS, giants of English पोइट्री। मार्कर बहुत हल्का चल रहा, मुझे लग रहा बहुत ज्यादा।
सो यू फाइंड दैट अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि स्विनबर्न सबसे पहले नंबर पे स्विनबर्न है, SWINBURN। स्विनबर्न ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जो है नेचर के क्या थे, एक हाई प्रीस्ट थे, वो नेचर के एक ऐसे उपासक थे जिनको उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, हाई प्रीस्ट। मार्ली कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज द वर्शिपर ऑफ नेचर। ये बात जो है आपको खुद ब खुद वर्ड्सवर्थ भी एक्सेप्ट करते हैं टिंटन अवे में कि ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर अपने आप को। टेनिशन ने कहा वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग वेस्ट। पीबी शेली ने उनके लिए वर्ड यूज किया है कि मॉरल यनक। ये जो वर्ड मॉरल यनक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ वाज द वर्शिपर ऑफ नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन करो रैंसम का भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सो दीज आर द 5 statements which you have to follow or which you have to remember. If you note down, let me know. Done it, sir. एक्चुअल में सर ये रैंसम की स्पेलिंग क्या है सर? RANSOM, ransom, ओके ओके RANSOM. Wordsworth is one of the giants of English poetry. Yeah, let me know, is it visible? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir, दिक्कत नहीं है। Okay. Now, you have to go with point number 6. And in point number 6 you find what? Point number 6 में आप देखेंगे कि अर्नोल्ड ने क्या कहा है। अर्नोल्ड means Matthew Arnold. Wordsworth is one of the chief glories of English poetry. One of the chief glories of English poetry. Wordsworth is one of the chief glories of English poetry. It was said by whom? It was said by Matthew Arnold. Now, point number 7. पीबी शेली ने कहा है P.B. Shelley. Wordsworth was hardly a man. Wordsworth was HARDLY, hardly a man, but a wandering spirit. But a wandering spirit, SPIRIT. But a wandering spirit. Wordsworth was hardly a man, but a wandering spirit. You find this other point. या WJ लॉन्ग कहते हैं, W.J. Long. WJ Long. He is the greatest poet of nature. He is the GREATEST. He is the greatest poet of nature. He is the greatest poet of nature that our literature has produced. That our literature has produced.
सर लास्ट वर्ड क्या लिखा है? लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। ओके सर। नाउ पॉइंट नंबर 9, जॉन कीट्स ने जो वर्ड यूज किया है इनके लिए, ईगोटिस्टिकल सबलाइन, SUBLIM, ईगोटिस्टिकल सबलाइन। पॉइंट नंबर 10, बायरन मॉक्ड वर्ड्सवर्थ सिंपल एंड डल। सिंपल एंड डल। सिंपल एंड डल। सो यू फाइंड दिस पॉइंट, और वह कौन सा पॉइंट है कि उन्होंने उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? बायरन ने उनके लिए जो वर्ड यूज किया है वो सिंपल एंड डल। सो यू फाइंड द स्टेटमेंट ऑफ whom, यू फाइंड पॉइंट नंबर 6 है, अर्नोल्ड ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पीबी शैली कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वैंडरिंग स्पिरिट। W.J. लॉन्ग कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। जॉन कीट्स कहते हैं ईगोटिस्टिकल सबलाइम। बायरन कहते हैं कि बायरन मॉक्ड वर्ड्सवर्थ सिंपल एंड डल। उन्होंने जो मॉकिंग किया है वह क्या वर्ड यूज किया है? सिंपल एंड डल। सो इन दिस वे यू फाइंड कि व्हाट हैज बीन सेड बाय क्रिटिक्स, क्रिटिक्स ने क्या कहा है उनके लिए, क्या वर्ड यूज किया है, यू फाइंड दिस थिंग। कुछ और भी क्रिटिक्स हैं जिनका मेंशन करना जरूरी है। आपने नोट कर लिया इसे? Yes, यस sir. सर। इरेज कर। ओके। या देयर आर सम अदर क्रिटिक्स जो हमें ध्यान में रखना है कि उनका क्या कहना था। कितने क्रिटिक्स हुए थे? सर 9, 7। sir. अच्छा। से 9 सर। 9, 10। नहीं सर, 10 हुए हैं, 10। ओके। 11वां है सर, ये 11वां। कॉलरिज सेड, कॉलरिज ने कहा है कि एवर एवर एंड्यूरिंग मैन, EVER, एवर एंड्यूरिंग मैन। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के लिए कहते हैं कि वह एंड्यूरिंग मैन थे, हर चीज को सहन करने वाले थे।
जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, क्या कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर। लिग्विस एक हिस्टोरियन भी है, LEGOUIS। लिग्विस सेड वर्ड्सवर्थ द न्यूमरस सन्स ऑफ रूसो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ द न्यूमरस सन्स ऑफ रूसो, द न्यूमरस NUMEROUS, न्यूमरस सन्स ऑफ रूसो, ROUSSEAU। ये बात किसने कही है? लिग्विस ने कही है। कॉम्पटन रिकेट एक हिस्टोरियन है, कॉम्पटन रिकेट, RICKETT। कॉम्पटन रिकेट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि he was not good enough for the church, he was not good enough for the church, he was not good enough for the church। फिफ्टींथ में आपको वर्ड्सवर्थ का एक स्टेटमेंट है, वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ रिफर टू, himself referred, REFERRED, referred to। उन्होंने क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ रिफर्ड टू the impassioned music of versification, IMPASSIONE, the impassioned music of versification। Point number 16, T.S. Eliot criticized subjectivity of Wordsworth in his essay Tradition and the Individual Talent, Tradition and the Individual Talent। So remember that there are certain points which you have to follow या which you have to go। उनमें से जो है एक चीज ये ध्यान में रखना है कि कॉलेज ने उन्हें क्या कहा है? कॉलेज उन्हें कहते हैं कि एवर एंड्यूरिंग मैन, कॉलेज सेड एवर एंड्यूरिंग मैन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर। लिग्विस LEGOUIS उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ द न्यूमरस सन्स ऑफ रूसो।
counter ricket, he was not good enough for the church. Wordsworth himself referred to the impassioned music of versification. T.S. Eliot criticized subjectivity of Wordsworth in his essay Tradition and the Individual Talent. So these are the information which you have to go. दो तीन पॉइंट और मुझे लिखना है. इफ यू नोट डाउन इट, लेट मी नो. इरेज कर दे. सर 15 तक कर दीजिए, 16 मत करिएगा. अच्छा, आप लिख लीजिए, आराम से आप लोग लिख लीजिए पहले. सर हो गया. ओके ओके. Yeah, now the next point which you have to remember, एक क्रिटिक है, उन्होंने जो है बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है वर्ड्सवर्थ के लिए. F.L. Lucas. I think ये point number 17. यस सर. F.L. Lucas said. F.L. Lucas कहते हैं, क्या कहते हैं कि Wordsworth was seldom good at telling a story. Wordsworth was seldom good at telling a story. Wordsworth was seldom good at telling a story. 17. 18 पॉइंट पे आपको कहना है कि गैरॉड एक क्रिटिक है, उन्होंने ये कहा है कि गैरॉड, GARROD, गैरॉड said Wordsworth was pure sensationalist. Wordsworth was pure, PURE, pure sensationalist, SENSATIONALIST. आगे वो कहते हैं कि प्लेटो was pure intellectualist. Plato was pure intellectualist. वर्ड्सवर्थ ने सेंसेशन को जन्म दिया, सेंसेशन को देने में माहिर थे, रोमांच लाने में. और प्लेटो ने जो बात की है वो प्योर इंटेलेक्चुअलिस्ट थे. ये बात गैरॉड ने कही है. एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने उनको कहा है डैडी वर्ड्सवर्थ.
एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, FITZERALD। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने उनको डैडी वर्ड्सवर्थ कहा, DADDY, डैडी वर्ड्सवर्थ। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने डैडी वर्ड्सवर्थ कहा। वर्ड्सवर्थ के दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ सेड, ये पूछा जा चुका है, क्या उन्होंने कहा? देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, DIFFERENC, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। There is no difference between prose and poetry except metric composition. Except metric composition. वर्ड्सवर्थ का कहना था कि प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक डिफरेंस है बड़ा, वह क्या है? मेट्रिक कॉम्पोजिशन। पॉइंट नंबर 21, एक और बात वर्ड्सवर्थ ने कही है जो ध्यान में रखना है। वर्ड्सवर्थ रिमार्क्स, no poem of mine was composed, no poem of mine, MINE, mine was composed, no poem of mine was composed under circumstances, under CIRCUMSTANCES, under circumstances more pleasant for me, more pleasant, PLESANT, more pleasant for me than this। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस का मतलब टिंटन-अबे। इन्होंने ये बात टिंटन-अबे के लिए कही है कि जितनी शिद्दत से मैंने टिंटन-अबे को कंपोज किया, शायद इतनी शिद्दत या इतनी जो है इंटरेस्ट मैंने किसी दूसरी चीज में नहीं दिखाया। तो मैं फिर से जो है आपको बता दूं कि पहले नंबर पे जो क्रिटिक है FL लूकोस, LUCAS, उन्होंने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज सेल्डम गुड एट टेलिंग अ स्टोरी, कि वर्ड्सवर्थ जो है कहानी बताने में उतना माहिर नहीं थे। वर्ड्सवर्थ में स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब वो कोई कहानी अच्छे ढंग से नहीं बता पाते हैं। गैरॉट ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज अ प्योर सेंसेशनलिस्ट, वर्ड्सवर्थ जो है रोमांच को लाने में माहिर थे। प्लेटो वाज प्योर इंटेलेक्चुअलिस्ट, प्लेटो जो है शुद्ध रूप से जो है बौद्धिकता को जन्म देते हैं या बौद्धिकता की बातें करते हैं। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने कहा है डैडी वर्ड्सवर्थ, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। डैडी वर्ड्सवर्थ का मतलब उन्होंने लगभग उनको फादर का दर्जा दिया है। और वर्ड्सवर्थ ने खुद कहा, ये जो 20 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ ने खुद कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री एक्सेप्ट मेट्रिक कॉम्पोजिशन। कह रहे प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस नहीं है मेट्रिक कॉम्पोजिशन के अलावा। मतलब अगर प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस हो तो वो केवल डिफरेंस किसका है? मीटर का डिफरेंस है। वर्ड्सवर्थ रिमार्क्स, वर्ड्सवर्थ का एक रिमार्क्स का स्टेटमेंट है कि नो पोएम ऑफ माइन वाज कंपोज्ड, मेरी कोई भी पोएम इस तरह से नहीं लिखी गई अंडर सर्कमस्टेंसेस मोर प्लीजेंट, ऐसी परिस्थितियों में जो कि मुझे बहुत ज्यादा आनंद आया था या प्लीजेंट आया था फॉर मी, मेरे लिए, देन दिस का मतलब यहाँ टिंटन-अबे, कि टिंटन-अबे को जितना शिद्दत से मैंने लिखा, जितना प्लीजेंट उसमें मुझे मिला, उस तरह से कोई दूसरी पोएम मैंने नहीं लिखा। सो आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट। यस सर। ओके ओके।
इसके अलावा कुछ और भी स्टेटमेंट हैं जो उनकी पोयम को लेकर के या उससे रिलेटेड हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ नोट करना चाहिए। आ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पॉइंट नंबर 21 होगा मुझे लगता है, और 22 से। 22, ओके। ट्वेंटी टू को ध्यान में रखना है कि कॉलरिज, COLERIDG, कॉलरिज कॉल्ड द प्रील्यूड ऑर्फिक साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्फिक साउंड। कॉलरिज ने द प्रील्यूड को, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, these should be in capital and it should be underlined. कॉलरिज ने दीप प्रील्यूड को क्या कहा है? ऑर्फिक सॉन्ग कहा है, ORPHIC। कॉलरिज कॉल्ड द प्रील्यूड ऑर्फिक सॉन्ग। और ये बात जो है कॉलरिज ने किस में कही है? ये बात कॉलरिज ने एक पोयम लिखे हुए थे, उसमें उस पोयम का नाम था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ही सेड इट in his poem to William Wordsworth। कॉलरिज का एक पोयम था जिसका क्या नाम है? टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक पोयम है जिसका नाम टू विलियम वर्ड्सवर्थ है। उन्होंने उसमें, कॉलरिज ने द प्रील्यूड को क्या कहा है? ऑर्फिक सॉन्ग कहा। पॉइंट नंबर 23, सर ऑर्फिक सॉन्ग क्या होता है? ऑर्फिक सॉन्ग का मतलब एक अनाथ बच्चे का सॉन्ग। ऑर्फिक सॉन्ग, ऐसा लगता है उसका कोई दुनिया में नहीं है, उसका सब कुछ नेचर ही है। ओके सर। हेलेन डर्बी शायर एक क्रिटिक है, उन्होंने द प्रील्यूड को स्पिरिचुअल बायोग्राफी कहा है। हेलेन डर्बी शायर, HELEN, हेलेन डर्बी शायर। हेलेन डर्बी शायर कहती हैं, क्या कहती हैं कि द प्रील्यूड इज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी हेलेन डर्बी शायर का। एक क्रिटिक है लास्ले एबरकॉम्बी, LASCELLES, LASCELLES, एबरकॉम्बी, COMBI। लास्ले एबरकॉम्बी ने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ। लास्ले एबरकॉम्बी रोट द आर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ। यहीं पे मैं एक और किताब का नाम लिख दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। वो दोनों में फर्क बस है कि आथर का फर्क है। एक आथर है हेलेन गार्डनर। हेलेन गार्डनर रोट द आर्ट ऑफ T.S. Eliot।
द आर्ट ऑफ टीएस एलियट, हेलेन गार्डनर। हेलेन गार्डनर ने लिखा है, क्या लिखा है? द आर्ट Sir, ऑफ टीएस एलियट। lastly, या Abercrombie spelling. What is the spelling? ए बी Lastly, ई Abercrombie, sir. लैसलिस, LASCELLES, लैसलिस, ABERCOMBIE, एबरकॉम्बी, लैसलिस एबरकॉम्बी। सर ये जो एबरकॉम्बी वाला सर ये भी बुक है, और सर जो द आर्ट ऑफ टीएस एलियट ये भी बुक है सर? हाँ, आथर अलग अलग है। एक जगह मैंने इसलिए लिखवा दिया कि आपको याद रहे, ये पीजीटी में 2 बार आ चुका है, द आर्ट ऑफ टीएस एलियट, कि इसको किसने लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ पीटर बेल एक पोयम है, वर्ड्स पीटर बेल is dedicated to Robert Southey. रॉबर्ट सदे, SOUTHEY। वर्ड्सवर्थ का जो पीटर बेल है किसको डेडिकेट किया गया है? रॉबर्ट साउदे को डेडिकेट किया गया है। Linguist, LEGOUIS, linguist called Wordsworth was a son of Rousseau. देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। अभी इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, उसमें यह था कि वर्ड्सवर्थ वाज द न्यूमरस सन्स ऑफ रूसो। उस वर्ड को आपको नहीं भूलना। और इसमें क्या गया? वर्ड्सवर्थ वाज अ सन ऑफ रूसो। ये दो चीज आपको नहीं भूलना। अलग अलग क्रिटिक है, उसका मैंने नाम लिखवाया हुआ था, इसके पहले वाले उसमें आया हुआ था। तो ये दोनों चीजें, डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। Sir, sir, two are linguists, na? या Sir, what have you? Yes, sir. It's linguist. It's linguist. LEGOUIS. LEGOUIS. It's linguist. Linguist and Kazamiya, they were the historians. Linguist and Kazamiya, they were the historians. तो रिमेंबर दैट कि लिंग्विस्ट जो है, लिंग्विस्ट कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वाज अ सन ऑफ रूसो। और उसके पहले एक और मैंने लिखवाया था, उसपे मुझे लगता है कि दूसरे क्रिटिक थे ना। सर यही तो थे सेम। नहीं, लिंग्विस्ट को, हाँ, लिंग्विस्ट कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वाज अ सन ऑफ रूसो या न्यूमरस सन ऑफ रूसो। देखिए, दो चीजें, अगर जो ये कहना है कि वर्ड्सवर्थ वाज अ सन ऑफ रूसो या वर्ड्सवर्थ वाज अ न्यूमरस सन ऑफ रूसो, अगर ये चीज आता है तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। दोनों स्टेटमेंट इन्हीं का है, स्टेटमेंट दोनों इन्हीं का है। लेकिन वहां पे क्या है? वहां पे न्यूमरस सन ऑफ रूसो है, यहाँ पे वाज अ सन ऑफ रूसो। तो देयरफॉर डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन किसी तरह का। एक और जो है क्रिटिक है JC स्मिथ, J.C. स्मिथ
SMITH, जेसी स्मिथ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, जेसी स्मिथ ने, वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन, वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन, द मोस्ट मैसिव, मैसिव in that lofty range, in that lofty range, in that lofty range, which is called the romantic revival, which is called the romantic revival. So you find कि J.C. Smith, Wordsworth, a mountain, the most massive in that lofty range which is called romantic revival. बहुत फिलोसफिकल स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं एक तरह से वो पर्वत जैसे हैं, द मोस्ट मैसिव, अपने में बहुत विशाल है, इन दैट लॉफ्टी रेंज, और उस पूरी रेंज में, उस उच्च पर्वत की रेंज में अगर उसको नाम दिया जाएगा तो क्या होगा? रोमांटिक रिवाइवल। एक लास्ट स्टेटमेंट है 29, नोट कर लीजिए, अलग अलग से करें। सर हो गया। ओके ओके। Yeah, now note down some other points. 28, now remember 29 पे जो पॉइंट्स है, इमर्सन एक क्रिटिक है, EMERSON, इमर्सन सेड, इमर्सन ने क्या कहा? इमर्सन सेड इमॉर्टैलिटी ओड, जो उनका पोयम है किसका? वर्ड्सवर्थ का, वर्ड्सवर्थ का जो पोयम है इमॉर्टैलिटी ओड, is the watermark, is the watermark, is the watermark in the 19th century, in the 19th century। जो 19वीं शताब्दी की पोयम लिखी गई है उनमें से इमॉर्टैलिटी ओड अपने में एक वाटर मार्क है। ये बात किसने कही है? ये बात इमर्सन ने कही है। आई थिंक पॉइंट नंबर 29, पॉइंट नंबर 30, वर्ड्सवर्थ
said about Coleridge? What was said about Coleridge? The most wonderful man. The most wonderful man I have ever known. I have ever known. The most wonderful man I have ever known. There is a poem, The Wagner. Waggoner. The Wagner, a poem of Wordsworth. Dedicated to Charles Lamb. Dedicated to Charles Lamb. Point number 32. सर मार्कर चेंज करिए सर, लाइट बहुत है। अब तो क्या कहते हैं कि अब किसी तरह से इसी से काम चलाना पड़ेगा। वी हैव रेड का मैं यूज कर रहा हूँ एक्चुअली में। सबसे बड़ा चीज है कि नाउ आफ्टर टेकिंग क्लास आई विल गो इन मार्केट, दैट इज पॉसिबल। 3 मार्कर था, रेड ब्लू तीनों की, यही पता नहीं कैसे अचानक जो है, क्योंकि अभी 2 ही दिन शुरू किए हुए। At Wordsworth's suggestion, is it visible? हाँ सर। तो हल्का हल्का दिख रहा है। ऐसे भी हल्का ही भी आ रहा है। अब सही है सर। सही है सर। At Wordsworth's suggestion, Coleridge wrote the rhyme of Ancient Mariner. Coleridge. Coleridge wrote the rhyme of Ancient Mariner. Rhyme of Ancient Mariner. The Ancient Mariner. Wordsworth said about Spenser, brother, Englishman and friend. Brother, Englishman and friend. Wordsworth said about Spenser, brother, Englishman and friend. Coleridge first criticized Wordsworth Coleridge first criticized Wordsworth, W-O-R-D-S, Wordsworth
theory of poetic diction. Poetic diction. Coleridge first criticized Wordsworth's theory of poetic diction. पॉइंट नंबर 35 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड्सवर्थ coined, C-O-I-N-E, coined the phrase spot of time. ये पूछा जा चुका है और लॉन्ग आंसर पहले आता था कि वर्ड्सवर्थ का की पोयम में स्पॉट ऑफ टाइम क्या है, उसको बताइए, इसको लिखिए. तो वर्ड्सवर्थ ने जो है जो फ्रेज दिया हुआ उसका क्या नाम है? स्पॉट ऑफ टाइम. If you note it, let me know. So I would like to tell you कि 29 पे क्या है? Emerson said immortality ode is the watermark in the 19th century. 30th पे है Wordsworth said about Coleridge, the most wonderful man I have ever known. उसके बाद 31 में एक पोयम का जिक्र है. पोयम का नाम है द वैगनर, WAGGONER, a poem of Wordsworth dedicated to Charles Lamb. At Wordsworth's suggestion, Coleridge wrote the rhyme of Ancient Mariner. Wordsworth said about Spenser, brother, Englishman, and friend. Coleridge first criticized Wordsworth's theory of poetic diction. Wordsworth coined the phrase spot of time. हो गया सर. Okay. एक पब्लिशर थे जोसेफ कॉटल, जिन्होंने लिरिकल बैलाड को पब्लिश किया था. तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा. जोसेफ कॉटल पब्लिश्ड लिरिकल बैलाड. अगर ये आता है तो कम से कम ये पता हो. इरेज कर देना सब. यस सर. Now I think कि point number 38. 36 सर. 36. जोसेफ कॉटल, COTTL, जोसेफ कॉटल published lyrical ballad. जोसेफ कॉटल ने लिरिकल बैलड्स को पब्लिश किया था. The poem Glowworm, GLOW, Glowworm, WORM, dedicated to Dorothy Wordsworth. Point number 38. The concluding lines of Tintin Away, TINTERN, Tintin Away, are dedicated to Dorothy.
डब्ल्यू जे लॉन्ग का एक स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ को लेकर के, डब्ल्यू डॉट जे डॉट लॉन्ग सेड, उन्होंने क्या कहा है, पोइट्री वॉज हिज लाइफ, पोइट्री वॉज हिज लाइफ, comma, his soul was all his in work, his soul was all in his work, his soul was all in his work, and only by reading, and only by reading what he has written, what he has written, can we understand the man, can we understand the man। ये डब्ल्यू जे लॉन्ग का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पोइट्री वॉज हिज लाइफ, पोइट्री ही उनकी जिंदगी थी। हिज सोल वॉज ऑल इन हिज वर्क, उनकी आत्मा उनके सारे कामों में नजर आती है। एंड ओनली बाय रीडिंग, और उनको पढ़ करके व्हाट ही हैज रिटन, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, कैन वी अंडरस्टैंड द मैन, हम आदमी के स्वभाव को समझ सकते हैं। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रिंटेड पोयम, Wordsworth's first printed poem was Wordsworth's first printed poem was Sonnet on Seeing Miss Helen. Sonnet on Seeing Miss Helen. Sonnet on Seeing Miss Helen. Maria Williams. Published in 1787. Under the pseudonym PSEUDONYM, under the pseudonym of Axiologus, of AXIOLOGUS. Sir, Yeah. is it Wordsworth's pseudonym? Yeah, Axiologus? it's it's Wordsworth pseudonym. Okay, sir, thank you. ये जो है एक्सियोलॉगस के नाम से उन्होंने एक पोयम यही लिखा हुआ है शुरू में, जब, और ये उनकी पहली प्रिंटेड पोयम बनी। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रिंटेड पोयम वाज सॉनेट ऑन सीइंग मिस हेलेन मेरिया विलियम, पब्लिश्ड इन 1787 अंडर द pseudonym ऑफ एक्सियोलॉगस। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर 1770 में उनका जन्म हुआ था तो उस समय जब इन्होंने लिखा था, इस समय इनकी उम्र कितनी रही होगी? 17 साल की। 17 साल में ये पोयम आई हुई है, उनकी पहली प्रिंटेड पोयम रही थी। सर अब बस करिए, नहीं याद कर पाएंगे इतना। बस बस मैडम, लास्ट में एकदम बिल्कुल लास्ट है, क्लोजिंग है। बस ये सारे पॉइंट्स ऐसे जो आपको हमेशा रिवीजन करने पड़ेंगे, मैं कराऊंगा, इसका रिवीजन भी मैं कराऊंगा। ओनली लास्ट पॉइंट।
एक और पोयम है उनका, एक सोनेट है सरप्राइज्ड बाई जॉय 41, सरप्राइज्ड SURPRISED, सरप्राइज्ड बाई जॉय, और उसी से जुड़ा हुआ impatient as the wind, is the sonnet of Wordsworth. So in this way, in today's class, you got how many points? You got 40 points, 41 बल्कि, जो कि बहुत ही highly significant है, बहुत important है. You have to go with these points. Yeah. Now just I want to know what you have to do. जैसे अभी मैडम ने कहा कि have you noted it or not? सर लास्ट वाला नोट कर रहे हैं. नोट कर ली. मैं शुरू से बता दे रहा हूं कि जोसेफ कॉटेल नाम के आदमी ने लिरिकल बैलड पब्लिश किया. जोसेफ कॉटेल पब्लिश्ड लिरिकल बैलड. उसके बाद है द पोयम ग्लो वार्म, ये जो पोयम रही है ग्लो वार्म, पोयम ग्लो वार्म जो रहा है ये आपका क्या है? द पोयम ग्लो वार्म डेडिकेटेड टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ. द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ टिंटन अवे आर डेडिकेटेड टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ. ये दो चीजें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो कंक्लूडिंग लाइन्स है वो, और साथ ही साथ आपका कंक्लूडिंग लाइन्स किसका? टिंटन अवे का. कंक्लूडिंग लाइन जो टिंटन अवे का वो भी डोरोथी वर्ड्सवर्थ को डेडिकेटेड है. W.J. Lang ने कहा पोइट्री वाज हिज लाइफ, हिज सोल वाज ऑल इन हिज वर्क, एंड ओनली बाय रीडिंग व्हाट ही हैज रिटन कैन we understand the man. Wordsworth's first printed poem was Sonnet on Seeing Miss Helen Maria Williams, published in 1787 under the pseudonym of Axiologus. Surprised by joy, impatient as the wind is the sonnet of Wordsworth. So एक पॉइंट ये आता है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन, व्हाट वी विल डू, कैसे याद किया जाएगा, रियली ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है. ये विचारणीय विषय भी है कि हम इसे कैसे याद करेंगे. इसके लिए देखिए सबसे एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच यू रिवाइज. अब जैसे अगर 1 घंटे की क्लास में 41 पॉइंट्स बताया गया है तो ऐसा नहीं कि केवल 41 पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है. 41 पॉइंट्स को डिक्टेट किया गया है. डिक्टेट करने के बाद आपसे मुखातिब होकर के उसको एक बार पढ़ा गया है. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा उसको हाईलाइट किया गया, बताया गया कि इम्पोर्टेंट है. फिर आपसे ये कहा गया कि इसको आप ध्यान में रखिएगा. अगर आप आज समय निकाल करके इफ यू गो विद दीज 41 पॉइंट, जस्ट भी आपको समय मिलेगा दिन भर में, उसके बाद आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जाए कोशिश करके उतना काम आप अपना कॉपी में नोट भी कर लिए. नोट तो जब क्लास चली तभी हो जा रहा है, लेकिन रिवीजन का काम उसी दिन हो जाना चाहिए. उसको आप डिले ना करिए कि हम इसको कल करेंगे. एनी हाउ अगर आप आधा घंटा निकाल लेंगे तो 41 पॉइंट्स यू कैन रिवाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So these things you have to go. Yeah, we will meet in the evening. इवनिंग में हम लोग वर्ड्सवर्थ के सोनेट को, वर्ड्सवर्थ के वर्क को लेकर के बात करेंगे.